नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की तर्ज पर भाजपा शासित राज्यों में लागू होगा यूसीसी। सीएम धामी ने पीएम और गृह मंत्री का जताया आभार। वहीं वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने के लिए 4 सप्ताह में पॉलिसी बनाने के निर्देश। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार से मिली राशि 1480 करोड़ रुपए हुए मंजूर। आपदा सचिव ने कहा, सीएम धामी के विशेष प्रयास से मिली धनराशि। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री रावत पहुंचे बागेश्वर दौरे पर। स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के दिए निर्देश। कहा, हर विकास खंड में 50 डॉक्टर्स के लिए बनेंगे आवास। अडानी और मणिपुर मामले पर उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने किया राजभवन की तरफ कूच। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर हाथी बड़कला के पास रोका। कांग्रेसियों और पुलिस में जमकर हुई झड़प। और रामनगर के रिंगोड़ा में बाघ ने ली बुजुर्ग महिला की जान। गुस्साए ग्रामीणों ने बाघ को गोली मारने की मांग करते हुए नेशनल हाईवे किया जाम। लोहा घाट में गुलदार ने युवक को किया गंभीर घायल। उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित किए जाने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा 4 सप्ताह में पॉलिसी बनाई जाए। सीएम धामी ने एक बैठक के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पंतनगर और देहरादून एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिंग की व्यवस्था के लिए की जा रही कार्रवाई में तेजी लाई जाए। 2 नए शहरों को विकसित करने की कार्य योजना को धरातल पर लाने के लिए तेजी से कार्रवाई की जाए। आज यूआईडीबी जो उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, उस बोर्ड की बैठक हुई है। और उस बोर्ड की बैठक में जो हमारे गंगा कॉरिडोर, ऋषिकेश, हरिद्वार और साथ में शारदा कॉरिडोर और हमारा हरिपुर जो घाट कालसी में बनना है, उन सभी पर चर्चा हुई है। एक टाइम बाउंड बनाया गया है और हमारे सभी जो जनप्रतिनिधि थे, स्टेक होल्डर थे, उन सबसे भी हम वार्ता करेंगे, जैसे हरिद्वार में है या अन्य स्थानों पर, कि विरासत भी बनी रहे। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि विरासत के साथ विकास, तो उसी थीम के साथ, उसी योजना के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सभी के सुझाव भी लिए गए हैं। सबके सुझावों के अनुरूप जल्दी से जल्दी ये सारे प्रोजेक्ट धरातल पर उतरें, इसके लिए सभी आज अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। और बोर्ड की जो बैठकें हैं वो जल्दी हमारे क्रमानुसार जल्दी होंगी, जिससे कि ये सारे प्रोजेक्ट हमारे तेज़ी से धरातल पर उतरें। और हमने जून 2026 तक का लक्ष्य लिया है कि सारे प्रोजेक्टों में एक विधिवत रूप से काम प्रारंभ हो जाए। मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि उत्तराखंड की तर्ज पर बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी को लागू करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि अनुच्छेद 370 और एक देश एक चुनाव की तरह संसद की बजाय विधानसभा के जरिए अपने एजेंडे को अमली जामा पहनाएगी। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले ये यूसीसी लागू करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया। और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने जो अपना संकल्प रखा था विधानसभा के आम चुनाव में, वो हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। और हमने जो वायदा किया था वो पूरा हो रहा है। और माननीय गृह मंत्री जी ने कल लोकसभा में, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इसका उल्लेख किया है। मैं पूरे उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। हम सब गौरवान्वित हैं कि हमें देश की आज़ादी के बाद जो देश का संकल्प था, हमारी पार्टी का संकल्प था, वो सबसे पहले उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हमने विधेयक के रूप में उसको बना दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान उत्तराखंड की तरह से दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी को लागू करने की बात कहकर बीजेपी के औपचारिक एजेंडे को अमली जामा पहनाने की रणनीति का खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि किस रूट के जरिए यूसीसी पर आगे बढ़ेंगे।
पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू होने जा रहा है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय धामी जी ने इसकी घोषणा चुनाव से पहले की थी और चुनाव के तुरंत बाद जो है इस पर कार्य प्रारंभ किया था। अब ये अंतिम चरण में है और बहुत शीघ्र ही इसको प्रदेश में लागू किया जाएगा। और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद में जो बयान दिया है तो निश्चित तौर पर उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की पीठ थपथपाई है। और ये अपने आप में एक ऐसी शुरुआत हो गई है जिसका प्रभाव केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में होने वाला है और अन्य राज्यों के द्वारा भी जो है वो इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। बात केवल भारत की नहीं है बल्कि अमेरिका जैसे देश भी उत्तराखंड के यूसीसी को लेकर के उसमें रुचि दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु राज्य सरकार को 1480 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इस राशि की स्वीकृति को लेकर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रयास के स्वरूप ये राशि प्राप्त हुई है। इस राशि को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आपदा को लेकर जितनी राशि की डिमांड की गई थी, केंद्र सरकार के द्वारा वो राशि स्वीकृत की गई है। जितनी डिमांड की गई थी पूरी की पूरी धनराशि स्वीकृत की गई है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा सहयोग रहा है। उनके द्वारा कई बार इस मामले को उठाया गया और तभी हो पाया है। और ये धनराशि 1480 करोड़ रुपये 80-20 के रेशियो में है। 80% हमें भारत सरकार से मिलेगा, 20% हमारा लगेगा। इसमें हमारे कुछ पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, मतलब पुल हैं। पुल के अलावा कुछ सड़कों में स्लोप स्टेबलाइजेशन के काम करने हैं। हमारा एसडीआरएफ की बिल्डिंग का है, आपदा प्रबंधन के लिए कंट्रोल रूम का है, मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए है, कुछ डिजास्टर शेल्टर के लिए है, कुछ हमारे फायर के उपकरण हैं, कुछ फॉरेस्ट फायर के उपकरण हैं, आग बुझाने के उपकरण हैं। इस तरह से कई चीज़ों के लिए मिला जुला के ये पैसा मिला है। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बागेश्वर दौरे पर पहुंचे, जहां जिला कार्यालय में उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर चर्चा की। सरकार के प्रयासों के बाद भी बागेश्वर की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं हुई है। इस मौके पर मीडिया से संवाद करते हुए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि बागेश्वर में नया जिला अस्पताल का काम चल रहा है, जिसे आधुनिक संस्थानों से पूर्ण किया जाएगा। 50 डॉक्टर्स के लिए हर विकास खंड में आवास भी बनाए जाएंगे। हम बागेश्वर ज़िले में एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नया बना रहे हैं, उसकी डीपीआर भी आ गई है। उसकी ज़मीन के मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन में कागज़ पूरे होके उसका पैसा हम इसी साल अवमुक्त करने जा रहे हैं। एक 25 करोड़ रुपए की लागत से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बना रहे हैं। हम बागेश्वर ज़िले में लगभग 50 डॉक्टरों के लिए हर ब्लॉक स्तर पे आवास भी बनाने के लिए मैंने आज निर्देश दिए हैं। एक हम चाहते हैं कि कपकोट का हॉस्पिटल और बैजनाथ का हॉस्पिटल, इन दोनों का उच्चीकरण के लिए भी मैंने आज दोनों विधायकों से भी कहा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी कहा कि उसका उच्चीकरण के लिए प्रस्ताव दे दीजिए। हमारे शिक्षकों की अब कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। हमारे यहाँ प्राइमरी में टीचर अब पर्याप्त आ गए हैं। एलटी के भी 1500 टीचरों की नियुक्ति होने जा रही है और 20 तारीख को प्रदेश स्तर पर काउंसलिंग हो रही है ताकि यहाँ 100% टीचर आ सकें। प्रदेश में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा एक्टिव मोड में आ गई है। बुधवार को लोहाघाट में नगरपालिका अध्यक्ष और सभासद प्रत्याशियों के चयन के लिए बीजेपी ने रायशुमारी की, जिसमें बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने अपने पसंदीदा प्रत्याशियों के चयन के लिए अपनी अपनी राय पर्यवेक्षकों के सामने प्रमुखता से रखी गई। चुनाव में 11 हमारे नगर निगम हैं और 45 हमारी नगर पालिकाएँ हैं, 46 हमारे नगर पंचायत हैं। और जिस तरह से फीडबैक्स आ रहे हैं और जिस तरह से सरकार काम कर रही है और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता है, मुझे लगता है कि हम 100% चुनाव जीतेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहा है। और सब आप लोग जानते हैं, मीडिया के लोग भी, हम लोग 24/7 की पार्टी हैं, हर समय जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर हमें पूरी उम्मीद है कि हम सभी नगर निकायों को जीतेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में राजभवन कूच किया। हालांकि राजभवन कूच करने पहुंचे कांग्रेसियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर हाथी बड़कला के पास रोक लिया था। इस बीच कांग्रेस नेता और पुलिस प्रशासन के बीच
जमकर झड़प देखने को मिली। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर गौतम अडानी मामले और मणिपुर हिंसा के सहित विभिन्न मामलों को लेकर देशव्यापी राजभवन कूच किया गया था। इस तरीके का आंदोलन है, हम मजबूर हैं, देश के नागरिक मजबूर हैं। मणिपुर में बहनों के बलात्कार, निर्वस्त्र करके घुमाना, हत्याएं हो रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, प्रतिष्ठान जलाए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, 1.5 साल में एक बार भी मणिपुर नहीं गए और ना कोई एक वक्तव्य दिया है। बांग्लादेश के नागरिकों की चिंता है, बांग्लादेश में रहने वालों की चिंता है। मेरी मणिपुर की बहनें, मेरे मणिपुर के भाइयों की चिंता नहीं, मेरी बहन अंकिता की चिंता नहीं, वो सेंगर ने जिसका बलात्कार किया उसकी चिंता नहीं, संतरेसा की 14 साल की बेटी की चिंता नहीं। ये क्या भारतवंशी नहीं है? ये क्या भारतवंशी नहीं है? ये समझने की बात है। आज स्थिति इतनी बदतर हो गई कि अपने मित्र अडानी के साथ मिलकर देश की परिसंपत्तियां बेची जा रही। आपको, मुझको, इस देश के जितने भी उपभोक्ता है उन सबको लूटा जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है। डोईवाला अध्यक्ष पद सहित अन्य 20 वार्डों के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों से अब नए सिरे से आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। नगर निकायों में आरक्षण के बाद बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस नए सिरे से अब संभावित प्रत्याशियों से आवेदन की मांग कर रही है। इसके बाद स्क्रीनिंग की जाएगी। डोईवाला नगर पालिका पर काबिज रही कांग्रेस हर हाल में दोबारा नगर पालिका अध्यक्ष पद पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है और इसीलिए अध्यक्ष सहित 20 वार्डों में दमखम वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। वार्ड स्तर पर टिकट के लिए काफी गहमा गहमी बनी हुई है। वार्ड 15, 16 और 17 से ज्यादा आवेदन अभी तक मिले हैं। शाम 5 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद 19 तारीख को प्रभारी जी प्रकाश जोशी जी डोईवाला पहुंच रहे हैं और सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जितने भी लोग दावेदारी कर रहे हैं 1 to 1 उनके साथ इंटरव्यू लिया जाएगा। प्रकाश जोशी जी बात करेंगे और ये जो स्क्रीनिंग जिस तरीके से की जा रही है तो जल्द ही मुझे लगता है कि सरकार भी चुनाव घोषित करने जा रही है, चुनाव आयोग चुनाव घोषित कर ही देगा। तो हमारी तैयारी पूरी रहनी चाहिए क्योंकि रिजर्वेशन आ चुका है। पहले तो रिजर्वेशन नहीं था, अब हमें पता है कि किस सीट पे किसको चुनाव लड़ाना है। तो इस आवेदन के बाद सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी हमारे पास कि कौन कौन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन ने मंगलौर बिजली घर में महापंचायत आयोजित की और धरने पर बैठ गए। इस दौरान विगत दिनों मंगलौर क्षेत्र में विजिलेंस टीम की छापेमारी के दौरान 110 किसानों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। साथ ही हरियाणा पंजाब के तर्ज पर किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दिए जाने और 200 यूनिट फ्री बिजली दिए जाने की मांग की। किसानों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड प्रदेश ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी लगातार किसानों का शोषण किया जा रहा है। छापेमारी के बहाने किसानों को लूटा जा रहा है। टीम के द्वारा छापेमारी की गई थी और उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होने के कारण अन्य प्रदेशों की तरफ पर यहाँ के किसानों को बिजली फ्री दी जा और घरेलू बिजली दिल्ली की तरफ पर 200 यूनिट फ्री दी जा। इन सब मामलों को लेकर आज मंगलौर बिजली घर का घेराव करा गया था। यहाँ अधिकारी आए, अधिकारियों से बातचीत हुई कि जो हमारी 200 यूनिट की और उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होने के कारण फ्री बिजली मांगा वो हमें सरकार को भेजेंगे। और जो हमारे क्षेत्र में छापेमारी करी गई थी वो छापेमारी उन्होंने कह दिया यहाँ बिजली घर में कैंप लगाया जाएगा और सभी का उनका निस्तारण ही बिजली घर में करा जाएगा, किसी भी किसान का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। बेसिकली इनकी 2-3 मांगे हैं। इनकी एक तो मांग ये है कि किसानों को कुछ राज्यों में जहाँ पे किसानी के लिए ट्यूबवेल के इनके टैरिफ नहीं, 0 टैरिफ पे बिलिंग दी जा रही है, एक तो उनको वो दी जाए। दूसरा घरेलू में 200 यूनिट या 300 यूनिट जो रियायती 0 कम दर दिया जा रहा है वो भी उन्होंने मांग की है। अब चूंकि दोनों नीतिगत मामले हैं इसके लिए इन्होंने कहा कि हमारा प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाए तो हम उसको उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। उस पर शासन प्रशासन को निर्णय लेना है, उस पर सरकार को निर्णय लेना है कि उस पर कैसे नियम बनाएंगे। ये हम क्षेत्रीय अधिकारियों के राज्य कर विभाग की विशेष अन्वेषण इकाई ने देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार की आयरन स्क्रैप फर्मों पर छापेमारी की। 12 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जीवाड़ा उजागर किया। अपर आयुक्त गढ़वाल जोन PS डूंगरियाल और संयुक्त आयुक्त अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में 5 टीमों ने ये कार्रवाई की। जांच में सामने आया
कि कारोबारी फर्जी बिलों के माध्यम से आईटीसी का लाभ उठा रहे थे। कार्रवाई के बाद स्क्रैप कारोबारियों ने गलती स्वीकार कर 81 लाख रुपए जमा कर दिए। विभाग ने फर्मों के दस्तावेज कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। हमारी टीमों द्वारा जो है कि 5 फर्मों की जांच की गई थी, जो देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार। और इसमें ऋषिकेश की एक टीम जो हरिद्वार में की गई थी, उसी फर्म का था, जिसमें से मुख्यतः अरहान ट्रेडर्स, हिंदुस्तान ट्रेडर्स, सिद्धवली बिल्डर्स और एसके स्टील की जांच की गई थी। इनके द्वारा विशेषकर किया गया फर्जी फेक बिलें जारी की जा रही थी और 12 करोड़ के आसपास आईटीसी इवेजन इनके द्वारा किया गया था। जांच के समय में हमारे अधिकारियों के द्वारा 70 लाख के आसपास जमा भी कराया गया है और इसकी विस्तृत जांच बियंसा इकाई देहरादून द्वारा की जा रही है। रामनगर के मुख्य बाजार कोसी रोड पर अज्ञात कारणों के चलते पेंट कारोबारी के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस मौके पर भगदड़ मच गई। आसपास रह रहे लोग घरों से बाहर निकल आए। दमकल विभाग के कर्मचारी 2 वाहनों के साथ मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंचे। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद में देर रात एक सनसनीखेज घटना में 20 वर्षीय युवती को उसके किराए के मकान में गोली मार दी गई। युवती बिजनौर की रहने वाली है और सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करती है। गंभीर रूप से इस दौरान युवती घायल हो गई। आरोपी भी उसी फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। लहूलुहान हालत में युवती को सिडकुल के मेट्रो अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और स्थिति को देखते हुए उसे एम्स ऋषिकेश में रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वहीं मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। घर में काम कर रही थी। इसी बीच एक युवक जिससे वो पूर्व में ही परिचित थी और उसी के ही वो क्षेत्र का रहने वाला है। जो ये युवती है, ये बिजनौर क्षेत्र की रहने वाली है, यहाँ पर सिडकुल में काम करती है। और ये लड़का अतुल, ये भी उसी क्षेत्र का ही रहने वाला है, यहाँ पर ये भी काम करता है। और ये शाम के समय इससे और पूर्व में परिचित होने के कारण ये इसके पास आया और इसके द्वारा इसके सटा के गोली इसको मारी गई है। इसकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। तत्काल हम लोग मौके पर पहुँचे थे। हमारी जो पूरी टीम है, इसमें अभियुक्त को पकड़ने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जल्दी हम इसकी अरेस्टिंग कर लेंगे। और लोहाघाट में गुलदार का एक बार फिर से हमला देखने को मिला। जानकारी में सामने आया कि बुधवार दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास गुलदार ने घात लगाकर एक युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मंदिर की पूजा थी तो लकड़ी लेने के लिए गए थे। लकड़ी लेके अचानक गुलदार ने हमसे थोड़ा 100 मीटर दूर था हमसे, तो गुलदार ने इस पे हमला कर दिया। जब हमको इसकी आवाज़ सुनाई दी, रोनी इसने आवाज़ दी, तो हम सब दौड़ के गए वहाँ छुड़ाने के लिए। तब जाके हम वहाँ इसको पकड़ के हम, गुलदार हमें देखा नहीं, तब तक ये पड़ा हुआ था वहाँ पे। जो पेशेंट है रायकोट में, इन पे हमला हुआ था। ये जंगल पे गए थे वहाँ पर लकड़ी काटने, तो इनके लेफ्ट हैंड में छोटी उंगली की तरफ उसमें काफ़ी जो दांत के निशान है। बाकी जो बायां पाँव है उसमें भी 9-10 दांत के या नाखून के जो निशान है। बाकी पीठ में भी इनका दाएं तरफ पीठ में 5 निशान है। इसमें पूर्व में पिंजरा लगाया गया था, परंतु गुलदार कहीं कैद नहीं हुआ और गुलदार द्वारा पुनः जो है हमला किया गया है। इसके लिए उच्चाधिकारी को जो है सूचना दी जाएगी तथा पिंजरा लगाने की अनुमति दी जाएगी। आज लगभग 2:30 बजे की घटना है। हमारे गांव के लोग, जो परसों को पूजा है, एक सामूहिक पूजा थी, तो उसके लिए लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए अपने घर से लगभग 500-700 मीटर ज़्यादा दूर भी नहीं तो गए थे। वहां अचानक गुलदार ने एक युवक विजय के ऊपर हमला कर दिया, जिससे उनको गंभीर चोट आई है।
रामनगर के ग्राम रिंगोड़ा क्षेत्र में घर से कुछ ही दूरी पर गांव की महिलाओं के साथ पानी लेने गई एक बुजुर्ग महिला की बाघ ने जान ले ली। आक्रोशित ग्रामीणों ने महिला का शव नेशनल हाईवे 309 पर रखते हुए जमकर प्रदर्शन करने के साथ ही जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने बाघ को गोली मारने की मांग करते हुए करीब 3 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिकारियों ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। लगभग 70 वर्ष के महिला एक के ऊपर बाघ के हमला हुआ था आज। तो हमारा टीम यहाँ पे मौके पे पहुँचा और बॉडी को रेस्क्यू कर लिया था। लेकिन उसके बाद जन लोग का आक्रोश था, तो उन्होंने उनका कुछ डिमांड्स थे, तो उन डिमांड्स को हम वही जितना हमारे स्तर से हो सकता है उसका निस्तारण करने प्रयास किए हैं। यहाँ पे इनका ये था कि यहाँ पे वाटर पंप लग जाए, तो वाटर पंप के लिए हमने विधायक जी से बात करके विधायक निधि से 5 लाख का उनका आश्वासन मिला है, तो उसका काम भी कल ही लगा देंगे। और अभी जो पोस्टमार्टम का प्रक्रिया और बाकी टाइगर को ट्रैक करने का और उसको पकड़ने का जो प्रक्रिया है, उसका आगे का प्रक्रिया अभी करेंगे। आगे ग्राम रिंगोड़ा क्षेत्र में जंगल में पानी लेने गई एक महिला पर बाघ ने अटैक कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने महिला के शव को सड़क पर रखकर नेशनल हाईवे 309 जाम कर दिया। इस दौरान पर्यटकों को जहाँ एक और परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं वाहनों की भी लंबी कतारें लग गई। वहीं ग्रामीणों की मांग थी कि इस बाघ को गोली मारी जाए। लगातार बाघ का आतंक बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। जिसके बाद मौके पर रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिगंत नायक भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। जिसके बाद पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, लेकिन ग्रामीण मांग पर अड़े रहे। तो मामले में डीएफओ दिगंत नायक ने बताया कि गाँव रिंगोड़ा की रहने वाली 70 वर्षीय तुलसी देवी अपनी गाँव की अन्य महिलाओं के साथ घर से कुछ ही दूरी पर पानी लेने के लिए गई थी। इसी बीच बाघ ने उस पर हमला बोल उसे मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने बताया कि सबको रेस्क्यू कर लिया गया। तुलसी देवी के साथ अन्य महिलाएं मौजूद थी, उन्होंने भाग कर जान बचाई और ग्रामीणों को उसकी जानकारी दी। डीएफओ का कहना है कि इस मामले में उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया गया है और चीफ वाइल्ड लाइफ से मौखिक अनुमति मिल गई है। और उन्होंने बताया कि बाघ को पकड़ने के लिए कैमरे लगाने के साथ ही पिंजरे भी लगाए जाएंगे और ट्रैंकुलाइज टीम को भी रवाना किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से जंगल में अकेले न जाने की अपील की है। तो वहीं उन्होंने बताया कि गाँव में पानी की समस्या को लेकर विधायक दिवान सिंह बिष्ट से अनुरोध किया गया, जिसके बाद विधायक द्वारा विधायक निधि से इस क्षेत्र में पंप लगाने के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि विधायक निधि द्वारा की गई घोषणा के बाद गुरुवार से यहाँ पर पंप का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। तो वहीं उन्होंने बताया कि मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपए की धनराशि तुरंत परिजनों को दी जाएगी और बताया कि उन्होंने जो 4 लाख रुपए की शेष धनराशि है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वह पूरी प्रक्रिया के निपटने के बाद ही ये धनराशि दी जाएगी। फिलहाल उन्होंने घटना पर भी दुख व्यक्त किया है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।